अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें माल अता किया है तो तुम पे उस माल में हक़ ये है कि तुम उससे फ़ुक़रा, मसाकीन और जो उस लायक ना हो उन्हें तुम दिया करो। आज जबकि हालात बड़े ही ख़राब है, नागुज़ीर है और लोग बहुत ही परेशान हाल है, इस मौके पर अल्लाह ताला हमसे फरमा रहा है, हमें ख़िताब कर रहा है, हमें हुक्म दे रहा है कि कौन है जो मुझे कर्ज़ हसन दे। तो एक अच्छा दोस्त बनने का एक बहुत अहम मौका हमें मिला है, वक्त मैसर आया है। मैं चाहूँगा कि हर कोई अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करे कि आज अल्लाह को तो डायरेक्ट का मतलब ये है कि अल्लाह के बंदों को हमसे जो हो सके हम उनकी भलाई, खैरखाई और उनके दर्द को बांट सके। तो ये उन्हीं में से ये एक ज़कात वो भी एक ज़रिया है। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी, कितना दे? तो दोस्त को उतना ही हम लोग देते हैं जितना उनको ज़रूरत पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि ज़कात का भी एक लिमिट है। कुरान मजीद में जगह जगह पे फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें बेहिसाब रिस्क देता है, लेकिन जब वो अपनी तरफ वो कहता है कि मुझे दो, तो वह एक लिमिट के ज़रिए देता है। आज हमारे पास या तमाम कुछ लोगों के पास अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें, माल, दौलत, सरवत और ख़जाने हैं, लेकिन आज हम उस चीज़ को देने से गाफिल हैं कि हमें कितना देना है, कैसे देना है, क्या तरीक़ा है। बहुत शुक्रिया अली रज़ा भाई। मैं सही बताऊं, आपने जो कहा कई चीज़ें उसमें ज़्यादा हैं। मैं दरअसल कोई स्कॉलर तो नहीं, लेकिन मैं बस एक तालिब इल्म हूँ। और ऐसा कुछ हुआ कि आपको लोगों को बताऊं, मैं करीब आज से 7 साल पहले, चूँकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं इनकम टैक्स में डील करता था, लोगों के फाइल्स बनाने हैं, रिटर्न्स बनाने हैं। तो मैंने सोचा कि इनकम टैक्स में जब इतनी सारी स्पेसिफिक चीज़ें हैं कि लोग अपने आप नहीं कैलकुलेट करके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आते हैं, तो ज़कात के मसाइल क्या इतने आसान होंगे कि लोगों को आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जब इसको फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया और अपनी ज़कात की कैलकुलेशन के लिए जब मैंने उससे कोशिश की, तो मैंने देखा कि कई उसमें ऐसे चीज़ें हैं जो बहुत आसान तौर पर समझ में नहीं आते। बहुत सारी किताबों का मुताला करना पड़ा, बहुत सारे उलमा के लोगों से मिल कर के बात करनी पड़ी, समझनी पड़ी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह करीब आज से 6 या 7 साल पहले हमने पहली बार एक प्रोग्राम किया 2014 में, जिसका नाम हमने रखा था ज़कात सिंप्लीफाइड। और मैंने ये कई जगह कहा, और अभी अली रज़ा साहब भी बता रहे थे कि 90% लोगों को शायद ये सही से पता नहीं है कि किस तरह से ज़कात देनी है। लेकिन जो वईदें आई हैं न ज़कात सही से न देने पर, वो इतनी भयानक हैं कि डर लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो सोने और चांदी पर तुम ज़कात नहीं दोगे, उन्हें दोज़ख की आग में गरमा करके तुम्हारे कांधे, तुम्हारी पीठ और तुम्हारे कमर पर लगाया जाएगा, दागा जाएगा। कहा है कि जो सोने और चांदी पर तुम ज़कात नहीं देते, वो सांप बंद करके वे तुम्हारे गले में तोक की तरह क़यामत के दिन कहेंगे और कहेंगे हाँ, हम तुम्हारे माल हैं, हम तुम्हारे माल। तो एक तो ये हो गया कि आदमी जानबूझ करके ज़कात न दे, और एक हो गया कि सही इल्म न होने की वजह से सही तरीके से ज़कात न दे। तो हमारी कोशिश ये है कि कम से कम सही तरीके से, एक आसान तरीके से, एक कॉमन मैन को जिस तरह से समझ में आ जाए, उसको समझाने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ताला आज जो हम करेंगे, एक एक्सेल शीट में इसको पूरा कैलकुलेशन आपको समझाएंगे। सिर्फ शुरुआत से पहले मैं एक बेसिक जो स्क्रीन है वो मैं आपको थोड़ा बता दूं, ताकि ज़कात के कुछ फंडामेंटल्स आ जाएं। अली रज़ा साहब ने ऑलरेडी बयान कर दिया है कि ज़कात जो है वो हम पैसों पर निकालते हैं, जो हमें अल्लाह ताला ने माल अता किया है उससे निकालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने कहा है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो उसमें से दो जो हमने तुम्हें दिया है। तो कहते हैं कि ये क्या बादशाह है, आप सोचिए कि जो आपको कुछ देता है और फिर जब उसमें से किसी और को आप देते हैं तो वो खुश होकर के आपको और देता है, और 100-100 गुना देता है, कर्ज़े हसना मान करके देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। इन ज़कातबल एसेट्स को फिर हमें चेक करना है कि इनकी वैल्यू
क्या निसाब से ज़्यादा है। निसाब यानी कि जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है, जिसके अगर कम हो तो आपको ज़कात ये देनी है, ये हमें चेक करना है। अगर निसाब से ज़्यादा हो तब हमें इस पर ज़कात देनी है। कितनी ज़कात देनी है? अक्सर व बेशतर तौर पर अगर ये ज़कात से ज़्यादा हो तो हमें 2.5% ऑफ दिस ज़कातेबल एसेट पर ज़कात देनी है। इसके एक्सेप्शंस भी हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको हम कवर करेंगे, लेकिन ज़्यादातर पर 2.5% हमें देनी है। तो सबसे पहली चीज़ हमें समझ में आई कि ये हमारे इनकम पर कैलकुलेशन नहीं होती, ये हमारी सेविंग पर होती है। सेविंग जो हमारी हर साल होती आई है, जो हमारी आज एसेट बन गई है, वेल्थ बन गई है, उस पर होती है। और उस पर भी सारे एसेट्स पर नहीं होती, उसके तहत जो कुछ ज़कातेबल एसेट्स हैं, सिर्फ उन्हीं पर होती है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी एक डिस्टिंक्शन है, वरना हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इस पर ज़कात है या नहीं, उस पर ज़कात है या नहीं। तो अगर इसको हम ध्यान रख लें कि हमारी, कोई कहते हैं कि हमारी सैलरी पर ज़कात है या नहीं, कोई कहते हैं हमारे रेंट इनकम पर ज़कात है या नहीं, तो याद रखिए कि इनकम पर ज़कात नहीं है, उनकी जो चीज़ बच गई है आपके पास, जो एसेट है आपके पास, जो कैश है या बैंक बैलेंस है या उससे जो चीज़ें आपने खरीदी हैं वो हैं, उनमें से जो ज़कातेबल बचती हैं, बस उन्हीं पर ज़कात है। तो कौन-कौन सी हैं वो ज़कातेबल एसेट्स? तो उसको, अच्छा उसके पहले हम आपको कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स भी बता दें। सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि ज़कात कोई मैक्सिमम चैरिटी नहीं है, ये आपकी मिनिमम ऑब्लिगेटरी चैरिटी है। इसका मतलब ये है, कई लोग कहते हैं कि हमने तो ज़कात दे दिया, बस हमारा ज़िम्मेदारी कंप्लीट, ऐसी बात नहीं। ज़कात देना आप पर फ़र्ज़ है, जैसे नमाज़ फ़र्ज़ नमाज़ है, उसी तरह से फ़र्ज़ है ज़कात। लेकिन उसके अलावा भी आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप सुन्नत पढ़ते हैं, आप नफ़िल पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक्सटर्नल एडिशनल आप करते हैं, ताकि इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिल सके। और सही में अगर पूछा जाए तो सुन्नत तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया जाए। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पास कभी इतना माल रखा ही नहीं कि उन पर ज़कात हो। उन्होंने सब चीज़ दूसरों को देते रहे। तो असल सुन्नत तरीका तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दें। जैसा हम बता रहे थे कि कुछ ही एसेट्स पर हमारी ये ज़कात होती है, कुछ चीज़ों पर हम ज़कात देंगे, एसेट्स पर, किन एसेट पर हम इंशाल्लाह उस पर आते हैं अभी। और चौथी चीज़ ये है कि हर साल हमें हर एसेट पर देना है, यानी कि जो भी ज़कातेबल एसेट है, ये नहीं कि एक बार हमने दे दिया और फिर अगले कभी नहीं देना, हर साल उस पर देना है। और हर साल की मार्केट वैल्यू के मुताबिक उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है हर साल। चौथी चीज़, पाँचवीं चीज़ कि ये सिर्फ़ कुछ ख़ास लोगों को ही दी जा सकती है, इंशाअल्लाह ताला उसकी हम बाद में तशरीह करेंगे। तो ये सारी बेसिक चीज़ें। और लास्ट चीज़ जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कभी भी चॉइस हो कि कितना देना है, तो ज़्यादा देना पसंद करें, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा-सा कम रहने की वजह से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएँ। ज़्यादा देने पर कोई रुकावट नहीं है। अब ज़कातेबल एसेट्स क्या-क्या है? मैं बहुत क्विकली इनको बता करके इंशाअल्लाह एक्सेल शीट पर चले जाएँगे, ताकि हम उनकी कैलकुलेशन की सिस्टम को समझ सकें। ज़कातेबल एसेट, ऐसे तो दुनिया में हज़ारों, लाखों, करोड़ों एसेट्स हैं, चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ताला का ये हमारे ऊपर रहम व करम है कि सिर्फ़ कुछ एसेट्स पर अल्लाह ताला ने ज़कात देने को कहा है, हुक्म दिया है। और ये एसेट्स सिर्फ़ 6 हैं, सिर्फ़ 6 कैटेगरीज़ हैं। 6 कैटेगरीज़ के अंदर में जितनी भी एसेट्स होंगी, सिर्फ़ इन्हीं 6 कैटेगरीज़ के अंदर जो पड़ेंगी, इन पर ज़कात देनी है। इनके अलावा जो है, इन पर ज़कात नहीं देनी। कौन सी हैं वो 6 कैटेगरीज़? आइए हम देख लेते हैं बहुत जल्दी। सबसे पहली जगह चीज़ है गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी। ये जो भी हो आपके पास, जिस भी शक्ल में हो, चाहे वो ज्वेलरी की शक्ल में हो, वो बार्स की शक्ल में हो, या कोई और तरीके से हो, हर चीज़ पर ज़कात ज़रूरी है देना। दूसरी चीज़ जो है हमारी, वो है कैश एंड इक्विवेलेंट्स, यानी कि जो भी चीज़ हमारे पास पैसे की शक्ल में हो, या बैंक में हो, या हमारे पास कैश हो, या कोई ऐसी शक्ल में हो जिससे हम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी को पैसा दिया हुआ हो जो हमें वापस मिलना हो, ये सारी चीज़ें कैश एंड इक्विवेलेंट्स में आ जाती हैं। तीसरी कैटेगरी है स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि ट्रेडिंग स्टॉक, जो भी चीज़ हमने अपने पास रखी हो, जो बेचने की नीयत से हमने खरीदी। मिसाल के तौर पर अगर आप दुकानदार हैं, तो आपकी दुकान में जितनी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें स्टॉक इन ट्रेड में आती हैं। इसके अलावा भी अगर मिसाल के तौर पर आपने कोई फ्लैट खरीदा है, इस नीयत से कि जब इसका रेट बढ़ेगा तो मैं उसको बेच दूँगा, तो ये भी इसी के तहत आ जाएगा, और ये भी ट्रेड स्टॉक के तहत पड़ेगा। ये 3 मेजर कैटेगरीज़ हैं जिसकी हम आज ख़ास बात करेंगे, और यही 3 कैटेगरीज़ ज़्यादातर लोगों को एप्लीकेबल होंगी। बाकी 3 कैटेगरीज़ उतनी ज़रूरी नहीं है, ख़ास करके हम लोगों को, जो शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों में हैं। लेकिन हम वो भी आपको बता देंगे हल्के से। लेकिन ये 3 कैटेगरीज़ ख़ास हैं जो हम सबको जाननी पड़ेंगी, और इन्हीं के बारे में हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर अभी बताएँगे। गोल्ड एंड सिल्वर पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी कैश और उसके इक्विवेलेंट्स,
और तीसरी कैटेगरी ट्रेड स्टॉक, माल तिजारत जिसको कहते हैं उर्दू में। और बाकी 3 कैटेगरीज जो कि हमारे लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कंप्लीटनेस के लिए आपको बता दूं कि फोर्थ इज लाइव स्टॉक, जानवर, बकरी, ऊंट और गाय, भैंस वगैरह, इनके ऊपर भी ज़कात होती है। 5वीं चीज़ है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि आपकी खेती की जो भी उपज निकलती है उस पर उशर उसको कहते हैं। और लास्ट चीज है कि जमीन से निकलने वाली चीजें, जैसे कि अगर कोई मिनरल्स निकलती हैं, मिसाल के तौर पर आप अगर माइनिंग में हैं तो उस पर भी ज़कात है। और उसके अलावा अगर कोई बरीड ट्रेजर, आजकल ये कॉन्सेप्ट उतना है नहीं, लेकिन पहले ज़माने में था कि अगर कोई चीज़ बरीड ट्रेजर मिल गई तो उस पर भी ज़कात है। तो ये नीचे की 3 चीज़ें उतनी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों को नहीं एप्लीकेबल होंगी, लेकिन ऊपर की 3 चीज़ों पर हम इंशाअल्लाह ताला डिटेल में बात करेंगे। तो बाकी सब चीज़ों पर हम अभी नहीं जा करके सीधा एक्सेल शीट पर चलते हैं और इनकी कैलकुलेशन पर आते हैं कि कैसे हमें इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पर चलेंगे एक एक केस लेकर के, और इंशाअल्लाह ताला आप इसके मन में आपके पास जो सवाल होंगे उसको आप प्लीज़ नोट कर लें उस एरिया में, और इंशाअल्लाह ताला हम फिर बाद में आप चैट पर डालिएगा, हम इंशाअल्लाह उसके जवाब देंगे। तो सबसे पहले मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, इसमें कुछ टैब्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। समरी एंड रेट्स करके एक टैब मैंने बताया है, ये मैं आप बताऊंगा क्या है। दूसरी मैंने बनाया है गोल्ड एंड सिल्वर, जिसकी कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे। कैश एंड इक्विवेलेंट्स, जिसकी कैलकुलेशन हम इस शीट पर करेंगे। ट्रेड स्टॉक की कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे। तो ये 3 मेजर एरियाज जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, ये 3 एरियाज यहाँ पर आ जाएंगे। अदर आइटम्स मैंने एक और बना दिया जिसमें बाकी 3 एरियाज आ जाएंगे, जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक्सट्रैक्टेड आइटम्स और लाइव स्टॉक्स। ये 3 चीज़ों का हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, और इन 3 चीज का मेन जो एरिया है इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और इनकी सारी समरी हम समरी एंड रेट शीट में यहाँ पर कैलकुलेट करके, और इस कॉलम पर तो जो ग्रीन में आ रहा है टोटल ज़कात, इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर हम टोटल ज़कात की कैलकुलेशन करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि ज़कात का, जैसे मैंने कहा कि साल में एक बार देना है, और वो साल का एक तारीख आपको तय कर लेनी है जिस दिन आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अक्सर लोग इसको रमज़ान में देते हैं, हालांकि रमज़ान में देना कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बरकत के तौर पर या उसके ज़्यादा सवाब की नीयत से रमज़ान में देना चाहते हैं तो कोई बुराई भी नहीं, दे सकते। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखें कि सिर्फ रमज़ान तक किसी और को, रमज़ान तक सिर्फ इस नीयत से पैसा न रोकें जब आपके सामने ज़रूरतमंद लोग हों कि मुझे ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि उनकी ज़रूरत तो साल भर होगी। कोई ऐसा तो शख्स है नहीं जो सिर्फ रमज़ान में खा ले और बाकी 11 महीनों से खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ज़रूरतमंद को न रोकें, और अगर आप पहले भी दे दें तो वो बाद की ज़कात में एडजस्ट हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। तो इसलिए याद रखें इस बात को, लेकिन बहरहाल एक तारीख तय करनी है। मिसाल के तौर पर मैंने अपने लिए 1 रमज़ानुल मुबारक की तारीख तय की है, और हर साल 1 रमज़ानुल मुबारक को उसकी कैलकुलेशन करता हूँ। आप कोई और तारीख ले लें, आज 16 रमज़ान है, अगर आप आज 16 रमज़ान की तारीख लेकर के शुरू करें तो आप हर साल इंशाअल्लाह 16 रमज़ान की तारीख को रेट कैलकुलेट करें, आपकी बैलेंसेस कैलकुलेट करें, और उस बेसिस पर आप ज़कात की कैलकुलेशन करें। कोई और भी महीना आप ले सकते हैं, किसी भी महीने में तारीख लें। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो उस तारीख के रेट्स हमें कैलकुलेट करने, निकालने। तो कुछ रेट्स हम हर साल कैलकुलेट करके भेजते हैं लोगों को। अब ऑफ कोर्स इसकी रेट्स के बहुत सारे ज़राए हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं आज इंटरनेट पर, जहां आप एक चीज़ ढूंढने जाइए तो आपको 10 चीज़ मिल जाएंगी। तो कई रेट्स इसके आपको मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने जब 25 अप्रैल इस साल के रेट सोने के और चांदी के निकालने चाहे तो हमें कई सारे रेट्स मिले, तो हमने एहतियातन जो हाईएस्ट रेट था वो लेकर के हमने इसमें सजेस्ट किया। तो गोल्ड प्राइस 24 कैरेट की 1 रमज़ान को 4,680 रुपए पर ग्राम थी, और सोने या चांदी की कीमत 1 केजी की 42,200 रुपये थी। तो ये 2 रेट्स जब हम इसमें डाल देंगे, आप अपने रेट तय कर लें, आप ऑनलाइन ढूंढ लें, आप न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं उस तारीख की। आज की अगर आप रेट ढूंढना चाहें तो कल के आप न्यूज़पेपर देख लें। खैर आज तो संडे है तो शायद आज की रेट ना मिलेगी, फ्राइडे की रेट मिलेगी या मंडे की रेट मिलेगी। तो इस तरह से आप वो रेट को यहाँ कर लें। तो ये रेट आप यहाँ पर जैसे तय करेंगे तो ये हर जगह, जैसे मान लीजिए अभी मैं रेट, मान लीजिए रेट 4,300 हो गया, तो मैं यहाँ जैसे चेंज करूंगा तो एक्सेल की ये शीट में हर जगह पर मेरी रेट 4,300 हो जाएगी। तो ये हमने एक फॉर्मूला बना के लिंक कर दिया है। लेकिन खैर अभी 4,680 हम रख करके चलते हैं एहतियातन, ज़्यादा रेट लेकर के भी, और चांदी की भी रेट यहाँ पर हमने दी, ये सारी लिंक्ड है। तो ये रेट्स आप तय कर लें सोने और चांदी की। बाकी सारी चीज़ें, कई चीज़ें हैं जिनकी रेट भी आपको इस तारीख में निकालनी पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली। मिसाल के तौर पर आपने कोई फ्लैट खरीदा था जिस पर आपको ज़कात देनी है, तो आज उसकी लगभग क्या रेट है
निकाल करके आपको उसकी मार्केट रेट पर ज़कात देनी है। तो अब हम चलते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की कैलकुलेशन शीट पर। पहले गोल्ड एंड सिल्वर की कैलकुलेशन कैसे करनी है। जैसे मैंने कहा, आपको 24 कैरेट गोल्ड की रेट हमने निकाल दी 4680। अब मान लीजिए आपके पास 22 कैरेट गोल्ड भी है, तो उसकी रेट कैसे निकालेंगे? उसकी तरीका बड़ी सिंपल है। जो भी रेट 24 कैरेट का निकला है उसको आप 22/24 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि आप उसका 24 कैरेट की अगर ये रेट है तो 22 कैरेट की कितनी होगी आप निकाल लेंगे। और उसी तरह से हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया हुआ है, जिस फॉर्मूला से ये रेट्स कैलकुलेट हो रहे हैं। अगर 18 कैरेट की होगी तो ये रेट है, 12 कैरेट की होगी तो ये रेट है, कोई भी कैरेट की होगी तो आप उसको जो भी रेट है 4680 को 24 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने कैरेट की आपको चाहिए। मिसाल के तौर पर 16 कैरेट चाहिए तो 4680 को डिवाइड करेंगे 24 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, आपको रेट मिल जाएगा। हमने यहाँ पर कुछ रेट्स लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे अच्छा, ये जो शीट है ये कैलकुलेशन शीट है। इसके पहले आपको एक वर्किंग शीट बनानी पड़ेगी। वर्किंग शीट में आपको क्या करना पड़ेगा? आपके घर में जितना भी सोना और चांदी की चीजें हैं सबकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। उस लिस्ट के साथ आपको उनका वजन तय करना पड़ेगा। ये जिंदगी में एक बार कम से कम करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं हम अंदाजन दे देते हैं। मैं समझ रहा हूँ अंदाजन आप दे रहे होंगे, अल्लाह करे कि आप जरूरत से ज्यादा ही दे रहे हैं, लेकिन अगर कुछ कम हो गया तो उस दिन भी अंदाजन ही उसकी जुर्माना देना पड़ जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम उस पर रिस्क ना लें और हम तय कर लें कि कितना एग्जैक्ट हमारा वजन है। अगर ज़रूरत पड़े किसी सुनार के पास, किसी जोहरी के पास जा कर के भी वजन निकाल लें। इसमें कुछ चीज़ें और बता दूं, मिसाल के तौर पर कुछ लेडीज़ की खास करके ज्वेलरी होती है जिसमें बहुत सारे हीरे मोती वगैरह लगे होते हैं, तो हीरे और मोती पर ज़कात नहीं है, इसलिए उसके वजन को आप हटा सकते हैं। यानी कि सिर्फ सोने का जो हिस्सा है उस पर हम ज़कात देंगे। तो आप ज़कात सिर्फ सोने की वजन पर देंगे, सोने की बनावट पर भी नहीं देंगे। अक्सर आप देखेंगे कि दो हार हैं और एक ही वजन है दोनों का, मान लीजिए सोने के ही हार हैं, लेकिन एक में बहुत ही अच्छी बनावट है, बहुत ही अच्छी कारीगरी है, तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर हम कारीगरी की कीमत नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ सोने के वजन की कीमत लगाएंगे। तो आप उसका वजन निकालेंगे पूरा। मान लीजिए आपके पास 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम है, तो आप यहाँ 10 ग्राम लिखेंगे, यहाँ वैल्यू आ जाएगी। 22 कैरेट गोल्ड आपके पास मान लीजिए 35 ग्राम है, तो आपने यहाँ पर उसका रेट लगा दिया। 18 कैरेट गोल्ड आपके पास मान लीजिए कि 50 ग्राम है, तो आपने इस तरह से इसकी पूरी वैल्यू लग गई। तो आपके सोने की जो वैल्यू है वो 3,72,450 रुपये यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो। और एक चीज़ बता दूं कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरत की होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे ज्वेलरी जैसे कि कान में पहनने की चीज़ें जो कि अक्सर लेडीज़ खुद पहनी रहती हैं। कुछ उलमा के इसमें ख्याल है कि उसको एग्जेम्प्ट होना चाहिए, लेकिन बेहतर यही है कि ज़्यादातर जो कॉल है, जो राइज कॉल है वो यही है कि सब पर ज़कात होगी, इंक्लूडिंग जो वो डेली पहनती हैं उस पर। तो इसको भी आप ज़रूर शामिल करें। एक और चीज़ बता दूं कि लेडीज़ की ज़कात अलग से कैलकुलेट करनी चाहिए। मर्द अपनी ज़कात कैलकुलेट बिल्कुल करें इस तरह से, शायद उनके पास ये सोने और चांदी तो नहीं होंगे इस तरह से कि वो पहनने की चीज़ें होंगी, लेकिन लेडीज़ की ज़रूर होंगी, तो इसकी आप कैलकुलेट अलग करें। लेडीज़ को खुद आप रग़बत दें कि वो ज़कात खुद निकालें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर होता ये है कि शौहर या बेटा कोई ज़कात उनके बिहाफ पर निकाल देते हैं। कोई इसमें गलत नहीं, अगर वो इजाज़त दें या वो दरख्वास्त करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि हमारी बहनों और माँओं को भी इस माल की मोहब्बत, इस सोने की मोहब्बत से अपने दिल को दूर करना। तो जब ये अपने हाथ से हर साल उस पर ज़कात देंगी तो इनके दिल से भी इंशाअल्लाह ये मोहब्बत थोड़ी कम होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनके ज़रिए से भी दिलाएं। अक्सर एक जवाब होता है उनका कि हमारे पास तो कैश नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ सोना है, तो हम क्या करें? तो यही तो मोहब्बत का तकाजा है कि उस सोने में से कुछ हिस्सा आप हर साल बेच दें और उस पैसे से आप ज़कात दें। कहने का मतलब ये है कि ये जो असल मकसद ज़कात का है वो पैसा देना तो अपनी जगह पर है, लेकिन अपने दिल को पाक करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये मोहब्बत, जो पैसे की मोहब्बत है, जो ज्वेलरी की मोहब्बत है, जो श्रृंगार की मोहब्बत है, जो हीरो की मोहब्बत है, ये हमारे दिल से दूर करना है। तो इसको भी ज़रूर दूर करें। तो खैर इस तरह से आप सारी चीज़ों का हिसाब लगा करके यहाँ पर आप मेजरमेंट करके उनका वेट डाल दें। अगर कभी कोई चीज़ में डोरी होती है, डोरी का भी वजन होता है हल्का सा, उसको भी आप हटा सकते हैं। अगर किसी में कुंदन है, कोई और मेटल्स जुड़े हुए हैं, उन सबको आप हटा करके सिर्फ सोने की कीमत लें। इसी तरह से चांदी की, अगर मिसाल के तौर पर किसी के पास अंगूठी है या कोई ज्वेलरी है, तो ये सारी उसकी उसकी कैलकुलेशन कर लें
और उसकी केजीज में, चूंकि उसका रेट केजीज में अवेलेबल है तो केजीज में ले लें। तो मान लीजिए मेरे पास प्योर सिल्वर 1 केजी है और सिल्वर ज्वेलरी के तौर पर मेरे पास मान लीजिए 500 ग्राम है, तो मैंने 0.5 यहाँ डाल दिया। और कोई यूटेंसिल्स वगैरह तो नहीं है, वैसे इस्तेमाल भी नहीं करने चाहिए, लेकिन अक्सर सजावट की चीज़ें होती हैं चांदी की बनी हुई। अगर मान लीजिए कुछ है मेरे पास, मान लीजिए 200 ग्राम के, तो मैं 0.2 केजीज यहाँ डाल दूँ। तो ये मेरी पूरी कैलकुलेशन हो गई सोने और चांदी की। और सोने और चांदी की टोटल कीमत यहाँ 4,44,190 रुपये आ रही है। मैंने नीचे कुछ नोट्स भी लिख दिए हैं कि गोल्ड ज्वेलरी में सिर्फ गोल्ड क्वांटिटी को लेंगे, स्टोन्स, पर्ल्स, डायमंड्स वगैरह को ना लेंगे, दूसरे मेटल्स को ना लेंगे, और सिमिलरली चांदी में भी। तो ये कैलकुलेशन करके आप अपने सोने की और चांदी की कीमत सही तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक सोने और चांदी की कीमत आ गई। अब हम अपने समरी शीट पर देखेंगे तो ये हमारी कीमत यहाँ पर आ गई है। फर्स्ट पॉइंट, ये लिंक रखा है हमने ताकि गोल्ड एंड सिल्वर की कीमत यहाँ डायरेक्ट आ गई। अब यहाँ पर कैलकुलेट करके ऑलरेडी आपकी ज़कात बता रही है कि 11,000 रुपये आपकी ज़कात हो जाती है। इस पर एक और चीज़ याद रखें कि ये फॉर्मूला, ये शीट को अगर आप सेव कर लेंगे तो हर साल अगर मान लीजिए कोई बदलाव नहीं आया सोने चांदी में, आपने सिर्फ रेट बदल दिया, मान लीजिए यहाँ पर आप 4,680 की जगह मान लीजिए लास्ट ईयर 5,500 रुपये हो जाता है सोना, और चांदी हो जाती है मान लीजिए 50,000, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहते हुए आपके सोने की कीमत, चांदी की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और उस बेसिस पर आपकी ज़कात की कैलकुलेशन भी रिकैलकुलेट हो जाएगी। तो फिलहाल ये वैल्यू हुई मान लीजिए गोल्ड एंड सिल्वर की। अगर इस पर कोई सवालात आपके हैं तो ज़रूर नोट कर लें, इंशाअल्लाह ताला हम बाद में उसको बिल्कुल लेंगे। कुछ सवाल हम चैट पर भी लेंगे, कुछ सवाल अगर होगी तो हम माइक आपका ऑन करके आपसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। मौलाना अली रज़ा साहब भी हैं, उनसे भी हम इस्तिफ़ादा करेंगे। तो ये हो गई सोने और चांदी की। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पर जो हमने बताया था। 3 चीज़ें हैं। सेकेंड एरिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इस चीज़ पर हम आते हैं और इस पर हम कोशिश करेंगे कि इसको समझाने का इसमें क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये पेपर करेंसी तो हुआ नहीं करती थी। उस वक़्त करेंसी भी सोने और चांदी की ही होती थी। इसलिए ये भी उसी के तहत आता है जिसको समन कहा जाता है। समन माने जो माल, समझिए कि जो वैल्यूएबल मटीरियल है उसको। तो आज के दिन में इसको भी एज़ पार्ट ऑफ वेल्थ माना जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर लिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है कि आपको कैश आपके पास कितना था। मान लीजिए हमने एक रमज़ान की अगर हम तय कर रहे हैं तो एक रमज़ान को आपके पास कितना कैश था। अब एग्जैक्ट कैश हो या ना हो तो एस्टिमेटेड कैश ज़्यादा की तरफ अर्न करते हुए, मिसाल के तौर पर आपको लग रहा है मेरे घर पर शायद 20-1 हज़ार रुपया होगा और शायद किसी और के पास इतना होगा और उसके पास इतना होगा, तो शायद 25,000 होगा, तो आप 25,000 लें। आप एहतियातन थोड़ा ज़्यादा लें, तो आप कैश को यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास घर में 25,000 रुपये कैश है। अब सेकंड चीज़ आप लेंगे, बैंक में मेरे पास कितना पैसा है। आप बैंक की बैलेंस निकाल लें। आप बैंक की उस दिन की बैलेंस, आज तो ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, बैंक की बैलेंस हर दिन की बैलेंस आपको मिल जाती है, तो आप बैलेंस को ले लें। आपकी करंट अकाउंट्स में जितनी भी बैलेंस है वो पूरी बैलेंस यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपकी करंट अकाउंट में मान लीजिए 1,30,000 रुपीज़, आपने 1,30,000 रुपीज़ यहाँ डाला, ये पूरा आ गया उस तारीख को। अब अगर मान लीजिए आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, आपके पास ओवरड्राफ्ट अकाउंट है। कई लोग होते हैं जिनके बिजनेस में ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो जाते हैं। ओवरड्राफ्ट माने हमने बैंक से उल्टा लोन लिया हुआ है, तो आपकी करंट अकाउंट माइनस में होगी। यानी कि आपके पास माइनस, मान लीजिए 30,000 रुपीज़ आपके पास लोन है बैंक का, तो ये आप -30 यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि आप समझ लीजिए बात कि यहाँ पर एसेट की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी। जो माइनस आना है वो नीचे आएगी, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कहाँ पर। जहाँ पर भी लोन्स होंगे उसको माइनस करने का तरीका आगे मैं बताऊंगा। सेविंग्स अकाउंट, अब हम सेविंग्स अकाउंट पर आएंगे। सेविंग्स अकाउंट भी कई लोगों की होंगी, तो सेविंग्स अकाउंट में बस एक ही एहतियात करनी है कि जितनी भी हम अमाउंट है वो तो लेंगे ही, लेकिन अगर उसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो जुड़ा हुआ होता है, ऑफकोर्स हमें इंटरेस्ट यूज नहीं करना है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसको निकाल करके अपने खर्च में नहीं लाते होंगे और कोई ऐसे कार में दे देते होंगे जिस पर न सवाब की उम्मीद है, और या फिर ऐसा मान लीजिए कि टॉयलेट्स बनाने में या कोई ऐसे काम में दे देंगे। तो इस चीज के आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी जायज इनकम नहीं है, मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट, उस पर ज़कात भी नहीं है। जायज इनकम न हो तो उस पर ज़कात भी नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि हमने उस पर ज़कात दे दिया तो वो प्योर हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसलिए इसको आप सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर देंगे। आप इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर देंगे।
तो इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करने के बाद अगर मान लीजिए आपके बैंक, आपके सेविंग्स अकाउंट में, और हो सकता है आपके पास 2-3 सेविंग्स बैंक अकाउंट हो, तो मैं एक मिसाल के तौर पर यहाँ फॉर्मूला डाल रहा हूँ। एक बैलेंस अकाउंट, एक बैंक अकाउंट में मेरा 20,435 है और दूसरे बैंक अकाउंट में मेरा 11,256 है। तो ये मैंने यहाँ डाल दिया सेविंग्स अकाउंट। इसके अलावा हो सकता है हमारी कोई फिक्स डिपॉजिट्स भी हो, और फिक्स डिपॉजिट कभी कभी बिजनेस के तौर पर भी रखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस पर भी जो इंटरेस्ट है उस पर ज़कात नहीं होगी। सिर्फ जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, जो आपकी पैसा आपने रखा है वहां पर, उस पर ज़कात होगी। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपए की एफडी रखी थी कोई बिजनेस कारण से, और उस पर ज़कात, उस पर इंटरेस्ट लग करके अब वो 1.5 लाख की हो गई है, तो 1.5 लाख नहीं, सिर्फ 1 लाख होनी उसकी वैल्यू। तो ये हमारी हो गई वैल्यू सारे कैश एंड बैंक की, ये हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी चीज हम पर आएंगे इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसी चीज होती हैं जिसको हम अक्सर बेच सकते हैं, मार्केट में हम उनकी बिक्री कर सकते हैं, और न कर सकें तो भी ये दूसरी कैटेगरी में आ जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रेड स्टॉक, क्योंकि ये हमने खरीदा था बेचने के लिए। अक्सर शेयर्स को लोग खरीदते हैं बेचने के लिए, तो ये इसके तहत भी आ जाएगी। अब आपके पास कई कैटेगरीज की होंगी, तो जैसा मैंने कहा है कि आपको ये कैलकुलेशन शीट में फाइनल आना है, इसके पहले आपको अपनी एक वर्किंग शीट बनानी है। मिसाल के तौर पर सेविंग्स अकाउंट के भी कौन कौन से सेविंग्स अकाउंट है आपको लिस्ट डालने हैं, इंटरेस्ट घटाना, ये सारे कैलकुलेशन करके आपको यहाँ डालना। अब हम आते हैं कोटेड इन्वेस्टमेंट पर। तो आपकी कितनी शेयर्स हैं आपके पास लिस्ट होगा, या अगर डीमैट की भी होंगी तो आप डीमैट में निकालेंगे, डीमैट से, और आप वहां पर उन चीजों की वैल्यू निकालेंगे, कितने शेयर्स हैं मेरे और उनकी अभी मार्केट वैल्यू क्या है अभी, यानी जिस दिन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर 1 रमजान को, तो 1 रमजान को क्या वैल्यू थी। तो कोटेड वाली इन्वेस्टमेंट्स की आप वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी भी आप अलग शीट में लें और वहां पर कैलकुलेशन करें कि कौन कौन सी शेयर्स है मेरी। फिर आप साइट पर जाएं bseindia.com, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आप जाएंगे, तो वहां पर हर शेयर की आप कोड डालेंगे या नाम डालेंगे, तो आपको उनकी रेट साल भर की मिल जाएगी। आप वहां पर से तय कर लीजिए उसका क्या रेट था। तो मान लीजिए आपकी एक शेयर्स है, मान लीजिए हमारे पास 100 शेयर्स हैं एक कंपनी, और उसकी मार्केट वैल्यू 17 रुपये 62 पैसे थी उस तारीख को। तो ये मेरी कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगी और यहाँ पर ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें भी मैं कैलकुलेट कर लूँगा। मिसाल के तौर पर अगर बॉन्ड्स हैं मेरे, तो बॉन्ड्स भी याद रखें कि हमें सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू पर लेनी है। तो मेरे मान लीजिए 2 बॉन्ड्स हैं और 10,000 रुपये एक के हैं, ओरिजिनल वैल्यू तो इतना वैल्यू हो गया। म्यूचुअल फंड्स भी हमें मार्केट वैल्यू पर निकालना है, म्यूचुअल फंड्स भी हमें मार्केट वैल्यू पर निकालना है। म्यूचुअल फंड्स की भी आप रिस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड की साइट पर जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगी और आप उसको निकालेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास मान लीजिए 100 यूनिट है और आपकी मार्केट वैल्यू 45.56 है, तो उसकी ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर आपकी LIC या PF वगैरह पर कहीं पर भी कोई हो, तो आपकी जितनी असल है उस पर ज़कात है। जो उस पर एडिशन हो रही है इंटरेस्ट की वजह से या कोई और वजह से, वो अगर वो हलाल नहीं है तो उस पर ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पर PF पर जो मेरी डिपॉजिट है, जो मेरे सैलरी से कट रही है, जो एम्प्लॉयर डिपॉजिट कर रहे हैं, उस पर ज़कात है। जो एम्प्लॉयर की शेयर है वो भी मेरी ही पैसे है, वो डाल रहे हैं, उस पर भी ज़कात है, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर नहीं। सिमिलरली अगर हमने LIC में कुछ पैसा लगाया है हर साल, मान लीजिए हम 20,000 रुपये हर साल देते हैं, लेकिन उसको बढ़ करके आज वैल्यू उसकी ज़्यादा हो गई है, हम वो बड़ी हुई वैल्यू को नहीं लेंगे, हमने जितना ओरिजिनली लगाया है हम वो। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये टोटल वैल्यू अगर हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसकी टोटल वैल्यू मान लीजिए 35,000 रुपये आती है, तो मैं ये 35,000 रुपये भी यहाँ डालूँ। और PF कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर का है, जैसा मैंने कहा आपको कि कोई एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी अगर है, वो भी यहाँ। तो इस तरह से सारे मेरे कोटेड इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आ गए, जिसकी रेट हमें मार्केट से मिल सकती है। अब दूसरा एरिया है अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स। अक्सर हम लोग कोई ऐसी शेयर्स को भी ओन करते हैं जो कि शेयर्स मार्केट में कोटेड नहीं होती हैं, तो उसकी कैलकुलेशन भी अलग तरीके हैं। देखिए थोड़ा सा ये टेक्निकल भी है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर सही तरीके से हमें ज़कात देना है तो थोड़ा सा एक्सपर्ट्स की मदद लगेगी। आप ये सोचिए ना कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद नहीं बनाते, आप हमेशा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं कि भाई हमारी टैक्स रिटर्न बना दो, क्योंकि तुम्हें सारे रूल्स मालूम है। इसी तरह से हमें ज़रूरत है कि हम अपने ज़कात की भी कैलकुलेशन को सही तरीके से करें, और उस सही तरीके से करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हम ऐसे उलमा से राबता करें, कांटेक्ट करें, जो इन मसलों को जानते हैं और हमें सही रहनुमाई अता फरमा सकें। तो इसके लिए भी ज़रूरत है कि आप उनकी मार्केट वैल्यू को निकालें या उनकी बुक वैल्यू को निकालें और उसके बेसिस पर उसकी कैलकुलेशन करें। अच्छा, एक और चीज़ है कि कई लोग अपने घर पे
कंपनीज बनाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के बिजनेस है जो कि कंपनी की फॉर्म में है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है और उसकी कोई शेयर्स मार्केट में नहीं होल्ड होती हैं, उनकी अपनी शेयर्स हैं और वो उसको होल्ड कर रहे हैं, तो इसकी कैलकुलेशन इसके तहत नहीं आएगी, क्योंकि आपको उस सारी बिजनेस पर भी ज़कात देनी है। याद रखिए, ज़कात आप पर भी है, आपकी एसेट्स पर, और उस बिजनेस के एसेट्स पर भी है, तो उसकी हम कैलकुलेशन अलग कर सकते हैं। ऐसा ही एक शीट शुरू करें और यहाँ पर भी उसके जो जो ज़कातबल एसेट्स हैं उसको जोड़ें और उसकी हम शेयर निकाल करके अपना उसकी ज़कात दें। तो खैर मान लीजिए कि हमारे पास अनकोटेड इन्वेस्टमेंट से हमने उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली और मान लीजिए कि ये 55,000 रुपये आ रही थी, तो हमने 55,000 रुपये यहाँ पर डाल अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स। इसी तरह से अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर तो मान लीजिए कि वो बिजनेस बिल्कुल आपके फैमिली के बिजनेस है, तब आप उसको फिर से अलग से कैलकुलेट कर लें, पूरा कैलकुलेशन कर लें, और नहीं तो अगर सिंपल सी चीज़ है तो आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। आपकी ओपनिंग बैलेंस क्या थी उस अकाउंट्स में लास्ट ईयर तक? मान लीजिए 1,20,000 थी, और इसके बाद आपने फर्दर कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया इसमें? 40,000 रुपये आपने साल भर में डाला। इस साल में अब तक का कितना प्रॉफिट का हिस्सा आया है? मान लीजिए 12,000 रुपये, और आपने बिजनेस से कितना पैसा अब तक निकाला है पिछले साल से और अब तक में? मान लीजिए आपने निकाला 34,000। तो ये माइनस, लेकिन इसको माइनस करके डालना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक कमेंट दे दिया है, इसको आप माइनस करके डालें। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है प्लीज एंटर वैल्यू एज नेगेटिव। तो ये जब आप माइनस करके, बिजनेस की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई। मान लीजिए 1,38,000 रुपये आपके पार्टनरशिप बिजनेस की वैल्यू है। ये सारी चीजें आपकी हो गई जो वैल्यू टू, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर हुई, यानी कि कैश जितनी भी है, बैंक जितनी भी है, वो यहाँ आ गई, कोटेड इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई, और अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई, और पार्टनरशिप वैल्यू भी हमने यहाँ निकाल दिया। अब लास्ट में बचता है कि आपने अगर किसी और को कोई पैसा दिया हुआ जो आपको रिसीवेबल है, तो उसको भी आपको यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ पर हम कौन सी चीजें ले रहे हैं? जो नॉन बिजनेस रिलेटेड है। बिजनेस रिलेटेड वाले पर हम अगले शीट में आएंगे जब हम ट्रेड स्टॉक की बात करेंगे। लेकिन नॉन बिजनेस रिलेटेड हो सकता है हमने किसी दोस्त को कुछ पैसा दिया हो, वो पैसा भी वापस आने वाला है, और कोई चीज को हमने दिया हो। ये सारी चीजें जो नॉन ट्रेड लोन्स हैं वो हम यहाँ डाल देंगे। तो लोन्स गिवन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मान लीजिए कि मैंने एक दोस्त को इतना दिया, एक और को इतना दिया, ये सारे लिस्ट करके हम अपने कर लें। याद रखिए पैसा उनके पास होगा, लेकिन अगर हक आपका है उस पैसे पर तो ज़कात आप पर जरूरी है देनी। अगर मान लीजिए ये सारा निकाल करके हमने हिसाब निकाला कि भाई हमारे पास तो 57,000 रुपीज का लोन है जो दूसरों से हमें मिलना है। अब फिर आप कहेंगे कि मेरे पास कितने पैसे हैं जो किसी और के हैं। आप समझ रहे? अगर मैंने किसी दोस्त से कोई लोन लिया हुआ है तो वो मुझे माइनस करना है, नॉन ट्रेड लोन, बिजनेस नहीं, उसके अलावा। मान लीजिए हाँ, अरे मैंने उनसे 10,000 रुपया लिया था, उनको वापस देना, तो मैं ये 10,000 यहाँ पर माइनस करूंगा, ये भी मुझे नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ज़कात वो दे रहे हैं, तो आपको इसकी ज़कात नहीं देनी, इसको आप माइनस करें। तो ये सेकंड एरिया करने के बाद आप देखिएगा टोटल वैल्यू ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ पर आ गया 5,88,009 रुपये। ये आपकी टोटल वैल्यू हो गई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। कुछ मैंने नीचे में नोट्स दिए हुए थे जो कि पहले मैंने आपको जिक्र कर दिया है कि अगर सेविंग्स बैंक में कहीं वैल्यू जीरो से कम हो जाए, मिसाल के तौर पर आपने इंटरेस्ट को माइनस करना था और करने के बाद में वैल्यू जीरो से कम हो गई, तो हम जीरो लेंगे, माइनस यहाँ नहीं लेंगे। फिक्स डिपॉजिट को ओरिजिनल वैल्यू पर लेंगे, उस पर ज़कात, उस पर हम इंटरेस्ट पर ज़कात नहीं देंगे। और अगर पार्टनरशिप बिजनेस की अलग से कैलकुलेशन हो रही है तो फिर यहाँ पर हम नहीं जोड़ेंगे, उसकी अलग से एक शीट बना लेंगे और वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि टोटल वैल्यू यहाँ पर आ गई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की, और ये शीट में भी, समरी शीट पर भी ये आ गई। यहाँ आप देख रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर की आ गई थी हमारी, अब हमारी यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की भी आ गई। अब हम थर्ड आइटम पर चलते हैं। अब आपकी टोटल ज़कात भी यहाँ कैलकुलेट हो गई है 25,805 रुपये। अब हम थर्ड आइटम पर चलते हैं जो कि ट्रेड स्टॉक पर है। इस पर अगर कोई सवालात आपके जहन पर हो तो प्लीज़ नोट कर लें, ताकि हम उनके भी जवाब आपको इंशाल्लाह इसके बाद फराहम कर सकें। अब हम चलते हैं थर्ड आइटम पर जो कि ट्रेड स्टॉक है। ट्रेड स्टॉक वो सारी चीज़ें हैं, जैसा मैंने आपको बयान किया, जिनको जब हमने खरीदा था तब हमारी नीयत थी कि उसे हम कुछ दिन रखेंगे और फिर बेच देंगे। इस पर कई मसले आते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमने तो लिया था बेचने के लिए, लेकिन अब हम उसमें रहने लग गए हैं, तो उस पर क्या होगा। इंशाअल्लाह ताला इन सब चीज़ों के हम जवाब देंगे, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि अगर आपकी नीयत आज भी उसको बेचने की है तो उस पर ज़रूर ज़कात दें। आप दुनिया को समझा सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं, लेकिन आप अल्लाह ताला से अपने दिलों के हाल को नहीं बदल सकते, नहीं छुपा सकते।
इसलिए अपनी नीयत का इस पर लिहाज करें। अगर आपका ये ख्याल है कि ये चीज़ मुझे बेचने की नीयत है तो उस पर आप ज़रूर। तो इस पर जैसा मैंने आपको कहा है कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर आएँगी। हर वो चीज़, मान लीजिए आपकी अगर फैक्ट्री है तो उसकी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ट्रेडिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें तो आ जाएँगी। मिसाल के तौर पर अगर आपकी फैक्ट्री नहीं है, आप दुकान करते हैं, आप कोई चीज़ें खरीद करके बेचते हैं, तो ट्रेडिंग स्टॉक में आपकी आ जाएगी। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। कैसे वैल्यू निकालनी है, इसकी भी एक वर्किंग शीट हमें बनानी है। उस वर्किंग शीट में हमें उस दिन की कितनी स्टॉक है हमारे, उसको निकालना है और उसकी क्या वैल्यू है हर एक आइटम की, निकाल करके उसकी कैलकुलेशन करके लगानी है। इसमें कोई भी आइटम हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी हो जो कार का एजेंट है, गाड़ी का एजेंट है, उसकी शोरूम में गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो ये भी ट्रेडिंग स्टॉक हो गई। अगर ये ट्रेडिंग स्टॉक के अंदर आ जाएगी। अगर कोई बिल्डर है और उसने फ्लैट्स बनाई हैं और वो फ्लैट्स को बेचते हैं, तो उनके लिए ये भी ट्रेडिंग स्टॉक हो जाएगी। तो ये ना सोचे, हमारा जो तसव्वुर है कि ट्रेडिंग स्टॉक मतलब यही है कि दुकान में जो चीजें रखी जाती है वही ट्रेडिंग स्टॉक। और ये तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो मैंने बिजनेसमैन है, लेकिन अगर नॉन बिजनेसमैन भी अगर अपने लिए घर खरीदता है जो कि वो बेचने की नीयत से रखे हैं, तो वो भी ट्रेडिंग स्टॉक में आ जाए। तो आपको इसकी कैलकुलेशन अलग से करनी है और टोटल वैल्यू यहाँ लगाना है। अगर आप फैक्ट्री में हैं, अगर आपकी फैक्ट्री है तो आप रॉ मटेरियल को डालें। मान लीजिए आपके पास रॉ मटेरियल 10,000 मैंने केजी बचा हुआ है और उसकी प्राइस 2 रुपये पर केजी है, तो आप इसकी यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे, आपकी यहाँ वैल्यू आ गई। इसी तरह से बाकी सब चीज़ की भी अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसकी आज क्या कॉस्ट है और उस बेसिस पर निकाल देंगे। इसमें सिर्फ एक समझिए कि तरीका है कि हम अगर कोई मान लीजिए ट्रेडिंग स्टॉक पर आते हैं, फिनिश गुड स्टॉक, मान लीजिए किसी का कोई चीज़ बना करके फैक्ट्री में रखा हुआ है और वो अभी बिका नहीं है, क्या क्या वैल्यू है, कितने हैं, मान लीजिए 2000 यूनिट मेरे बचे हुए हैं और उसकी सेल प्राइस क्या है, मान लीजिए 3 रुपये है, तो उसका ये वैल्यू आ गया। अब हम आते हैं ट्रेडिंग स्टॉक पर जो कि सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर मेरी रेट, यहाँ पर मेरा 0 है, ये वाली कुछ नहीं है। ट्रेडिंग स्टॉक जो दुकान में है, मिसाल के तौर पर अगर आप मान लीजिए कि कपड़ों के व्यापारी हैं, कपड़ों की दुकान है आपके पास और आपने कैलकुलेट किया कि मेरे पास अलग 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 वैल्यू की जितनी भी है, सब आपने रेट निकाला, क्वांटिटी निकाला और उसकी टोटल वैल्यू निकाली और उसको टोटल वैल्यू या तो आप यहाँ लिख लें, या अगर एक ही टाइप का है तो आप यहाँ पर रेट डाल करके क्वांटिटी भी डाल सकते हैं। वरना मान लीजिए आपने अलग से कैलकुलेट किया, आपके पास कपड़े हैं तो उसमें आपके पास सिल्क कपड़े हैं, कॉटन कपड़े हैं, वुलन क्लोथ्स हैं, सबका आपने अलग 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 वैल्यू निकाला। इसमें सिर्फ एक चीज़ आप कर सकते हैं कि उसका रेट क्या लगाएंगे, क्या रेट लगाएंगे हम, क्या उसकी रेट मार्केट रेट लगाएंगे या हम कॉस्ट प्राइस लगाएंगे, क्या करेंगे? जी हाँ, आप मार्केट रेट लगाएंगे, यानी कि आज वो किस कीमत में बिक सकती है। हाँ, बस इतना इसमें आप कर सकते हैं कि आप एक होल सेल रेट का तस्वुर कर लें कि अगर एक शख्स को ये सारी चीज़ें खरीदने पड़े तो वो क्या रेट देगा होल सेल में, और वो रेट आप लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ऐसी चीज़ें सारी कैलकुलेट करें। इसी तरह से अगर आपके पास कोई घर हो, कोई प्लॉट हो, कोई ज़मीन हो जो कि आपने बेचने की नीयत से ली है, तो आप उसकी भी वैल्यू करंट रेट पर निकालेंगे और इन सारी चीज़ों की वैल्यू निकालने के बाद आप यहाँ उसकी वैल्यू लिख देंगे। मान लीजिए इसकी सारी वैल्यू निकालने के बाद 2,39,200 रुपये होते हैं, 239,200, तो ये हम वैल्यू यहाँ लिख देंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट डेड एंड डैमेज स्टॉक? मान लीजिए हमारे पास ये ड्रेस है, लेकिन ये ड्रेस आजकल आउट ऑफ फैशन है, ये नहीं बिक रही है, आजकल चलती नहीं है, स्लो मूविंग स्टॉक हो गई, ये चीज़ डैमेज है, इसको हम क्या कर सकते हैं? तो इन पर भी ज़कात होगी, लेकिन रिड्यूस्ड रेट पर। रिड्यूस्ड रेट पर जो उसकी रेट आज प्रैक्टिकली फीजिबल है वो रेट आप लगा ले। मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिए यहाँ फिनिश्ड स्टॉक 3 रुपये में बिक रही है, तो मेरी डैमेज स्टॉक हो सकता है 2 रुपये 25 पैसे में बिकेगी, तो मैं 2 रुपये 25 पैसे का रेट लूंगा और मान लीजिए मेरे पास ये चीज़ 300 यूनिट बची हुई है, तो मैं उसकी भी रेट लगाऊंगा। इस तरह से मेरी ये ट्रेडिंग स्टॉक की भी वैल्यू निकल जाएगी, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज ट्रेडिंग स्टॉक से रिलेटेड जो और चीज़ें हैं वो हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, यानी कि जो भी चीज़ें मेरे को पैसा लेना है किसी से वो मैं यहाँ जोड़ूंगा और जिनसे मुझे जिनको पैसा देना है वो मैं माइनस करूंगा। जैसा हमने पहले किया था, दोस्तों के लिए जो भी हमने पैसा दिया है वो हम ऐड करेंगे और जो हमारे को देना है वो माइनस करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ सारे जो भी हमें मिलने हैं, जो भी हमारे खरीदार हैं उनसे जो पैसा ड्यू है वो सारा हमें जोड़ना है, वो सारा हमें जोड़ना है। अब इस पर मसले आते हैं, अरे साहब उसके पास तो लाख रुपए बाकी हैं लेकिन वो तो पैसा दे ही नहीं रहा, इतने दिनों से पैसे बाकी हैं, अब उस पर क्या करना? बिल्कुल सही बात है, इसको हम कहते हैं डाउटफुल डेट्स।
कुछ ऐसे होते हैं भाई उनके पास तो पैसे बाकी था लेकिन आज 10 साल हो गए मैंने उनकी तरफ देखा ही नहीं, वो तो आने वाले ही नहीं है। इसको हम कहते हैं बैड डेट, जो कि पैसा आने वाला नहीं। तो इस पर यह है जो मेन रूलिंग है इसकी, कि अगर आपके पास डाउटफुल डेट हो, यानी कि वो पैसा न आने का भी चांस है, तो आप उस पर ज़कात चाहें तो पोस्टपोन कर लें, अभी न दें। लेकिन जब अगर वो फ्यूचर में पैसा आएगा तो आपको हर साल के लिए ज़कात देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया बाकी है लेकिन वो आदमी नहीं दे रहा है, तो मैं उस पर जो ज़कात होती है वो मैं नहीं दूं इस साल। लेकिन अगर अगले साल आ गया तो मुझे अगले साल, इस साल और अगले साल 2 साल की ज़कात देनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर यह है कि जो डाउटफुल एसेट्स हैं उस पर भी हम हर साल देते रहें, क्या पता इसी बरकत से वो पैसा भी आ जाए। तो इसलिए सजेशन ये है कि आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, कैलकुलेट कर सकें, उतना करें। दूसरी चीज़ है कि डाउटफुल डे, मैंने जिसको हम कहते हैं बैड डेट, वो पैसा आने वाला है नहीं। अगर आपको उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो गई है और नहीं आने का है, आपने अपनी किताब में उसको लिख राइट ऑफ कर दिया है, आप उस पर तकादा नहीं कर रहे हैं, तो जायज़ है कि आप उसको ऐड न करें और उस पर ज़कात न दें। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में वो आ गया तो आपको सिर्फ उस 1 साल का ज़कात उस पर देना पड़ेगा, हर साल का नहीं। तो ये हो गया डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स के लिए फ़र्क। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को निकालने पर मेरी जो वैल्यू आती है डेटर्स की, मान लीजिए 2 लाख रुपए आती है। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। और क्रेडिटर्स, यानी कि ये जो ऊपर की स्टॉक है, ये इतनी चीज़ें हैं, हो सकता है ये सब चीज़ें कुछ मैंने उधार पे खरीदी हों। तो आज जो मेरी 2,65,000 की वैल्यू बता रहे हैं, इसमें सारा पैसा मेरा नहीं लगा हुआ, इसमें कुछ उन्होंने उधार पर मुझे दिया है, तो ये मुझे उनको देना है। तो ये वैल्यू मैं माइनस कर सकता हूँ यहाँ पर। मिसाल के तौर पर मान लीजिए इसमें मेरा 1.5 लाख रुपया बाकी है उनको देना, तो मैं ये माइनस करूँगा। तो मेरा नेट डेटर्स 50,000 हो गया। आप देख रहे हैं ये भी नहीं है कि आपको जितना आपको देना है वो माइनस नहीं कर सकते, वो भी आप माइनस कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये उसी चीज़ के लिए लोन होना चाहिए या उसी चीज़ के लिए आपके पास ड्यू होना चाहिए जिस चीज़ पर आप ज़कात दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें हैं जिस पर आप ज़कात नहीं दे रहे। मिसाल के तौर पर आपकी फैक्ट्री, हमने देखा यहाँ फैक्ट्री का कहीं पर ज़िक्र है कि फैक्ट्री पर ज़कात? फैक्ट्री पर ज़कात नहीं है। फैक्ट्री की सिर्फ़ जो मटीरियल बनी हुई है, रॉ मटीरियल, फिनिश्ड गुड्स, उस पर ज़कात है। अगर फैक्ट्री के लिए आपने मान लीजिए आपकी 10 करोड़ की फैक्ट्री है और आपने उसके लिए 2 करोड़ का लोन लिया हुआ है, वो 2 करोड़ का लोन यहाँ माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि वो फैक्ट्री 10 करोड़ की एसेट में नहीं आ रही है, आपकी ज़कातेबल एसेट में। इसलिए हम यहाँ उन चीज़ों के माइनस करेंगे जो कि ड्यू यहाँ पर है। इसी तरह से हम नेट ट्रेड लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ हम आ रहे हैं इसी बात पर, जो लोन्स एंड एडवांसेस है उसमें आपने और क्या क्या एडवांसेस और लोन्स दिए हुए हैं बिजनेस के लिए, वो सारे हम यहाँ पर ले लेंगे। सारे एडवांसेस और लोन्स आप यहाँ पर दे दें, हम इसको यहाँ पर डाल देंगे। तो आप इसकी अलग से कैलकुलेशन करेंगे कि किस किस को हमने पैसा दिया हुआ है, कोई लोन है, कोई भी पैसा दिया हुआ बाकी है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में लेकर के करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हर चीज़ का सोचना पड़ेगा, किसको बाकी है, किसको दिया हुआ है, किसको दिया हुआ है। मान लीजिए ये टोटल वैल्यू हमारी आती है 1,40,000, ये हमने यहाँ डाल दिया। अब हमने कितना लोन लिया है ट्रेड के लिए वो भी हम देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर क्रेडिटर्स को छोड़ करके हमने किसी से लोन लिया था ये सब चीज़ें खरीदने के लिए, यहाँ पर वो भी आ सकता है कि अगर बैंक की ओवरड्राफ्ट हो तो वो यहाँ भी आ जाएगी कि बैंक की ओवरड्राफ्ट भी आपकी स्टॉक वगैरह के लिए भी इस्तेमाल में आती है। अगर कोई लोन कहीं से लिया हुआ उसको माइनस करके हम लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम -80,000, यहाँ पर हमने लोन किसी से लिया था, ये -80,000। इसके अलावा और कोई पैसा हमें किसी से मिलना है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें डालनी है। बहुत सोचना है कि डेटर्स को छोड़ करके किसी और से पैसा बाकी है। कई बार मैं आपको बताऊं, कई जगह डिपॉजिट्स हमारी पड़ी होती हैं, कंपनीज को हमने डिपॉजिट दी हुई होती है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट दी हुई होती है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, यहाँ तो नहीं बट कैश के सिलसिले में ये आएगा कि आपने हज कमेटी को जो पैसा दिया हुआ है वो भी ज़कातबल हो जाता है। हज कमेटी का पैसा भी ज़कातबल हो जाता है। एडवांस आपने किसी को दिया है फ्लैट के लिए, जब तक वो फ्लैट आपका नहीं होता वो पैसा ड्यू है एडवांस के तौर पर, वो भी ज़कातबल हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से याद करके एक एक चीज़ को याद करना और लिखना है। तो जो भी हमें मिलना है वापस, वो सारी चीज़ें हम यहाँ लिखें। मान लीजिए मैं यहाँ पर निकालता हूँ, मेरे पास 67,000 रुपये ऐसे निकले और मुझे और किसी को पैसा देना है क्या अदर देन सप्लायर्स को हमने ऊपर ले लिया है जहाँ क्रेडिटर्स में लिया था। इसके अलावा जो भी होगा हम उसको यहाँ पर लेंगे। मान लीजिए 21,000 रुपये स्टॉक और उसके साथ रिलेटेड बिजनेस
लोन्स एंड एडवांसेस का है। ये 3 चीज़ें अब यहाँ पर आ गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल मेरा गोल्ड एंड सिल्वर की कैलकुलेशन आ गई है शीट 1 से, कैश एंड इक्विवेलेंट्स की कैलकुलेशन आ गई है 2 से, ट्रेड स्टॉक की कैलकुलेशन आ गई है 3 से, और टोटल वैल्यू मेरा मान लीजिए 14,54,000 रुपये तय हुआ है। और इस पर मेरा नेचुरल निसाब से ज़्यादा है, मुझ पर ज़कात ज़रूरी है, तो मुझे उस पर 36,352 रुपये 36,352 ड्यू हो रहा है। ये 3 एरियाज़ मेन हैं और इसी पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके भी सवाल या डाउट्स हो सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इनको लेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ों जो 3 एरियाज़ मैंने और आपसे ज़िक्र की थी, उनकी भी मैं आपको ज़रा-सा एक झलक दे दूँ, क्योंकि इसमें कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो शायद आपके इल्म को भी बढ़ाएँगी। कि सबसे पहली बात तो ये हम ये सुनते आए हैं कि ज़कात का रेट 2.5% होता है, यानी कि 40 में 1 हिस्सा। लेकिन ये हर केस में नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अलग रेट ऑफ ज़कात भी चलता है, अलग रेट ऑफ ज़कात भी चलता है। इन 3 चीज़ों पर तो 2.5% है, लेकिन दूसरी चीज़ों में अलग रेट भी होती है, तो ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। अब अदर आइटम वाले रेट पर अगर हम आए, तो सबसे पहली चीज़ है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर आपकी ज़मीन है, तो याद रखिए उस ज़मीन पर ज़कात नहीं है, क्योंकि ज़मीन तो उन 3 कैटेगरीज़ में नहीं आती, अनलेस आपने बेचने के लिए खरीदी हो ज़मीन को। लेकिन अगर आपकी ज़मीन है जिस पर आप खेती करते हैं और जो बेचने की नीयत नहीं है, आप खेती की नीयत से कर रहे हैं उस पर, तो उस पर तो ज़कात नहीं है। तो उस पर क्या होगा? उस पर जो उगेगा, जो एग्रीकल्चर उगेगी, उसके ऊपर में आपको ज़कात देनी है। उस ज़कात का ख़ास नाम है, इसको कहते हैं उशर, उशर। और ये चीज़ पर रेट 2.5% नहीं है। इस पर 2 रेट्स हैं, एक 5% और एक 10%। 5% और 10%। मैं जानता हूँ ये आप में से कई लोगों को एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज हम लोग जो है खेती कर रहे हैं या हमारे ऊपर खेती फ़र्ज़ है, या खेती हम करते हैं या हमारे ऊपर उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। लेकिन फिर भी आपके इल्म के लिए भी मैं आपको बता दूँ कि ज़कात 5% और 10% रेट की भी होती है और यहाँ पर होती है। तो इस पर हमको क्या करना है, जो चीज़ आसमान के पानी से उगती है, उस पर हमें 10% ज़कात देनी है, और अगर जो इरिगेटेड पानी से उगती है, उस पर 5% ज़कात देनी है। तो मान लीजिए आपकी कोई वजह से इरिगेटेड क्रॉप में आपके 10,000 रुपए का मान लीजिए गेहूँ उगा इस साल, तो आप उसको भी इसमें जोड़ लेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि इसमें कोई निसाब नहीं होता, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होती। मान लीजिए आपके पास बाकी 3 एसेट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके पास खेती कर रहे हैं आप, तो इसमें कोई निसाब नहीं, कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है, और आपको इस बेसिस पर भी अगर 10,000 रुपये निकला है वैल्यू, तो आपको 500 रुपया उसमें से देना है, या उसी का एक 5% वैल्यू उसी गेहूं का आपको निकाल के दे देना। क्रॉप ग्रोन विथ रेनफॉल मेरा 0 है, तो वो मैं यहाँ 0 ले रहा हूँ। तो ये मेरी मान लीजिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की रेट हो गई, ये मेरी ज़कात हो गई। इसके बाद में मेरे आ गई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाद में एक्सट्रैक्टेड आइटम्स। अगर कोई मिनरल्स है, कोई ज़मीन से कुछ चीज़ निकल रही है, तो वो हमें जोड़ना है। ये भी अक्सर लोगों के पास नहीं होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं ले रहा हूँ। ये भी 0 है मान लीजिए, लेकिन इस पर ज़कात रेट 20% है। ये एक यूनिक चीज़ है, बिकॉज जहाँ हम सुनते आए हैं कि सिर्फ 2.5% है, यहाँ पर 20% रेट होती है। तो ये खैर हमारे लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इल्मी तरीके से ये यूज़फुल है जानने के लिए कि 20% रेट भी ज़कात की होती है। और तीसरी चीज़ है लाइव स्टॉक ग्रेजिंग। अगर हमारे पास गाय, भैंस, बकरी या फिर ऊँट हो, तो उस पर भी ज़कात है। तो उस पर भी करीब समझिए कि 40 बकरियाँ हों, तो उसमें से 1 बकरी ज़कात देनी है, वगैरह वगैरह। इसका स्टेप बेस्ड है कि 40 से अगर 120 बकरियाँ होंगी तो इतनी देनी है, 120 से इतनी होंगी तो इतनी देनी है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन इस पर मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों को रेलिवेंट नहीं है ये, इसलिए हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई यहाँ पर नहीं कवर कर रहा। तो यहाँ पर अब ये टोटल जो यहाँ पर आ गया, ये ज़कातबल आइटम नहीं है, ये ज़कात ही हो गया डायरेक्टली, अदर ज़कात। ये टोटल यहाँ पर ज़कात की वैल्यू हो गई जो आपको निकालनी है। 500 रुपये आपको ज़कात देनी है। बाकी सब पर आपको ज़कात अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर मान लीजिए कि गोट्स हैं आपके पास और उसकी आप वैल्यू निकालते हैं कि मान लीजिए हमें 4,000 रुपये की गोट की वैल्यू निकालनी है, तो ये ज़कात की वैल्यू हो गई हमारी 4,000 रुपये। तो मान लीजिए कि एक हमारे पास गोट माने 50 गोट हैं और उस पर एक हमें निकालनी है जिसकी वैल्यू 4,000 रुपये आती है, तो हमने 4,000 रुपये यहाँ डाल दिए। तो ये अब हमारी अदर वैल्यू हो गई। अब आप वापस समरी शीट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये अदर ज़कात आइटम्स पर ज़कात मेरी आ रही है 4,500। यहाँ पर 2.5% नहीं लगेगा, जो लगेगा वो उस शीट में लगेगा, या तो 5% या 10% या 20%, और या फिर स्टेप बेस्ड। तो स्टेप बेस्ड करने के बाद में 4,500। तो इस तरह से टोटल कैलकुलेशन करने के बाद मेरी वैल्यू आ रही है 40,852 रुपये।
14,54,000 रुपए। और उस पर हमने कैलकुलेट जो निसाब ये होता है मिनिमम कैलकुलेशन, अगर इतना हो तो आपको ज़कात देना है। तो निसाब सोने का भी होता है, चांदी का भी होता है। एहतियातन बेटर है कि हम चांदी का निसाब यूज़ करें, और अगर उससे ज़्यादा हमारे पास पैसा हो तो हम उसको ज़रूर ज़कात दें। तो ये चांदी के वैल्यू जो है यहाँ पर 42,200, इसका 612 ग्राम चांदी का अगर आपके पास वैल्यू है या उसके इक्विवेलेंट बाकी सब चीज़ें मिला करके है, तो आपको ज़कात देनी है। तो हम यहाँ पर वो चीज़ कैलकुलेट कर चुके हैं, यस ज़कात देनी है। यहाँ की कैलकुलेशन के हिसाब से 36,352 रुपये ज़कात आ रही है, और अदर आइटम्स पर 4,500 रुपये, तो टोटल 40,852 रुपये ज़कात। ये रफली कैलकुलेशन का तरीका है।